बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर लिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फौज के टाउटों के तौर पर किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो? हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, यानी जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो? ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिली थी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहां से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना। एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से खराब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सबके साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर दिए हैं, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया, और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से जबरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने, अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा और दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है। लेकिन इस लश्कर और इस कौम को अब और बाद में तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? ये बात ठीक है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी कि इससे पहले जितने लश्कर बनाए गए ना, उन लश्करों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, बल्कि ज्यादा लड़ाई लश्करों ने लड़ी।
फौज तो लड़ाई इतनी लड़ती भी नहीं थी, दहशतगर्दों का वो क्या मुकाबला करेगी अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर। उन्हें तो वहां समझ भी नहीं आती थी। उन इलाकों के बारे में जो लोग जानते थे उन्होंने लश्कर बनाए और वो दहशतगर्दों से लड़े। लेकिन हुआ क्या, बाद में उनका कत्लेआम हुआ। दहशतगर्द तो उस वक्त हार गए, लेकिन बाद में टारगेट किलिंग शुरू हो गई और उस लश्कर में शामिल लोगों को एक एक करके, कोई बाजार में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई घर में है, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया, उन सबको मारा गया। और ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपको इनकी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दूंगा। फिर वो ये कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ बाद में कौन फराहम करेगा? जिस कौम को तुमने खुद डी वेपनाइज करके दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा है, उनको दोबारा असला देकर वापस कैसे लोगे? कौम की जो दुश्मनी दर दुश्मनी वजूद में आएगी और इसमें जो नस्लें बर्बाद होंगी, इसका हिसाब कौन देगा? और इन गैर रियासती लश्करों से फिर बाकी कौम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में हो रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम भी है ना, ये तो बाद में सुलह भी कर लेते हैं। ये तो आज कहते हैं बैड तालिबान है, कल कहते हैं गुड तालिबान है, कल दोबारा इनकी दहशतगर्दों से सुलह हो जाती है तो वो दहशतगर्द आके उन लोगों को नहीं मारेंगे जो इनके कहने पे पहले दहशतगर्दों को मार रहे थे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मौलाना साहब यही पूछ रहे हैं, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? जवाब तो देना होगा और दलील से देना होगा। और हां, तुम्हारे जर खरीद चैनलों, ले पालक यतीम सियासी कारकुनों और गुलाम मौलवियों से ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद मौलाना की ललकार का जवाब देना होगा। मौलाना की ललकार का ट्रेंड चल रहा है। वैसे फजलुर रहमान की पार्टी को शाबाश है, उन्होंने काफी पंगा लिया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो अब लड़ाई हुई है ताजा ताजा, इसके रीजन भी है। देखें ना, फजलुर रहमान साहब को एक तो इक्तदार में हिस्सा नहीं मिला, जो बड़ी सख्त ज्यादती है। उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन में, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई। बनता तो ये था कि जब फॉर्म 47 बांटे जा रहे थे तो फजलुर रहमान साहब को 30-40 फॉर्म 47 बांट के उनकी दिली ख्वाहिश पूरी की जाती, उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाता। वो नहीं किया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीजें होती हैं। ये दर्द वही समझता है जो इस दर्द से गुजरा होता है। नादरीन, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है, दिलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हम जानते हैं। फजलुर रहमान साहब जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े आलाकार बने हुए थे, जब फजलुर रहमान साहब जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की सरकार को गिरा रहे थे और एक जाली हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है उसको लाकर मुसल्लत कर रहे थे, जिसमें अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल था इनको, तो उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब ऐसी तकारीर किया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि शायद फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हैं, ताकि अवामी तायीद या अवामी हमायत उनके साथ रहे। तो अब हम नहीं जानते कि फजलुर रहमान साहब वाकई इनकलाबी हो गए हैं या एक नया खेल खेला जा रहा है। देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर इमरान खान दे देते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा दे देता या कोई और ऐसी जमात जो वाकई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट देती, तो अब तक बेशुमार कार्रवाइयां हो जाती। लेकिन फजलुर रहमान और उनके लोग डटे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब का एक नया स्टेटमेंट भी मंजर-ए-आम पे आया है और इसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है जिसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। ऐवान नहीं, अब इस मैदान की हैसियत है, इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10 हों, इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पे रखते हैं फजलुर रहमान साहब। ये पार्लियामेंट आज जाली नहीं हुई, ये पार्लियामेंट पहले दिन से जाली है। पहले दिन इनको फॉर्म 47 जारी किया गया था। आपकी अपनी सीट फॉर्म 47 पे है। नूर आलम खान जो आपका एमएनए है उसकी सीट फॉर्म 47 पे है और आपकी पार्टी को बहुत सारी चीजें फॉर्म 47 के मुताबिक मिली हैं। आपने सेनेट की सीट लेने के लिए फॉर्म 47 वाली गेम डाली, वहां पे भी आपने जालसाजी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पे आपने अपने पास रख ली। उस वक्त आपको जमहूरियत याद नहीं आई जिस वक्त आप जर्नैलों के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे, यानी जनरल बाजवा के साथ बैठकर आप इमरान खान की हुकूमत गिराएं तो वो जमहूरियत है। लेकिन आज आपके खिलाफ कोई बात करे तो वो जमहूरियत नहीं। ये सारी कहानी है। मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट फजलुर रहमान साहब को शायद लॉन्च कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। ये गालम गलोच एक दूसरे के साथ करेंगे। हो सकता है फजलुर रहमान साहब के बंदों में थोड़ी बहुत सख्ती की जाए, फजलुर रहमान साहब को 4 दिन हो सकता है जेल में भी भेजा जाए, या हो सकता है कोई मुकदमात बनाए जाए, थोड़ा सा माहौल बनाया जाए और इस माहौल के नतीजे में फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत ऊपर आ जाए और फिर अगले इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब को फायदा दिया जाए। यह भी मुमकिन है, क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब की अगर मकबूलियत को इस वक्त कम करने की कोशिश करनी वो तो हो नहीं सकती, तो उनके मुकाबले में किसी और को अगर मकबूल बनाना है तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जहां इतने सारे कड़वे घूंट पिए वहां ये एक और कड़वा घूंट भी पी ले। यानी जर्नैलों से खुफिया मुलाकातें इन्होंने की, जुल्म के ऊपर इन्होंने खामोशी इख्तियार की,
रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पे काम किया, मखसूस नशस्तें इन्होंने कबूल की, आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने बार बार सहूलतकारी की, फॉर्म 47 इन्होंने कबूल किए और अब भी इक्तदार में हिस्से की लड़ाई है। जब इक्तदार में हिस्सा मिल गया तो फजलुर रहमान साहब खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनकी असूली से ज्यादा वसूली की सियासत होती है, ये हम हमेशा देखते रहे। जावेद हाशमी साहब ने भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान साहब से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये जरा जावेद हाशमी साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख लें। उन्होंने कहा मेरी जब फजलुर रहमान से बातचीत हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने तकरीर की है, उनकी जमात ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। फजलुर रहमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके वालिद से मेरा एक ताल्लुक था, कुरान सुनता रहा मैं उनके कदमों में बैठ के। तो मौलाना साहब ने बात तो सच की है, लेकिन परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ अर्सा पहले मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन से 15 महीने पहले, यानी 1.25 साल पहले, पाकिस्तान के मालिकों ने उनसे राब्ता किया था और इलेक्शन के नताइज का फैसला 15 महीने पहले कर लिया गया था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब नहीं बोले। जब पाकिस्तान के मालिक या जर्नैल फजलुर रहमान साहब से राब्ता करके इलेक्शन से 15 महीने पहले ये बता रहे थे कि जनाब इलेक्शन के ये नताइज आने हैं, उस वक्त नहीं इन्होंने पोल खोला कि जनाब इलेक्शन तो पहले से ही हो गया। लेकिन जावेद हाशमी साहब को वो ये बता रहे हैं बाद में। फिर फजलुर रहमान साहब की क्योंकि 15 सीटें बताई गई थी, वो 5 निकली बाद में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। फिर उन्होंने एक और बात की फजलुर रहमान साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने बताई कि 50 अरब रुपए में असेंबली की नशिस्तें फरोख्त की गई हैं। तो इस तरीके से अगर 2 नंबरी हो रही है जो जावेद हाशमी साहब ने भी अब बेनकाब की है, तो अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ना करवाएं, आपस में ही फैसला कर लें कि जिसको बैठाना है जिसको नहीं बैठाना। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा यहूदी का कार्ड खेला, मजहब का कार्ड खेला अपने मुखालिफिन के खिलाफ। खासतौर पर इमरान खान को हमेशा यहूदी का एजेंट कहा फजलुर रहमान साहब ने, और यहां फजलुर रहमान साहब को उसी सूरत का सामना करना पड़ा जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रजा हयात हराज ने यह स्टेटमेंट दिया कि फजलुर रहमान ने रॉ और मुसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी जो इल्जामात फजलुर रहमान साहब दूसरों पे लगाते थे आज उनके अपने ऊपर लग रहे हैं। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, फजलुर रहमान साहब इन मामलात से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई मुश्किल है, नहीं, ये फजलुर रहमान साहब थोड़े से हीरो बनेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकलाबी हो गए हैं। लेकिन आप खातिर जमा रखिए, फजलुर रहमान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो खुद एलीट क्लास हैं और वो खुद स्टेटस को हैं। वो स्टेटस को के बगैर नहीं रह सकते, वो हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, वो आइंदा भी स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। फजलुर रहमान साहब कभी कोई ऐसी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वो हमेशा के लिए आमने सामने आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत में आपको बता रहा, फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पे सबको बहुत गुस्सा है कि वो शोहदा की बात फजलुर रहमान ने की। लेकिन क्या फजलुर रहमान के उस जुमले ने शोहदा की ज्यादा तजलील की है, या जो शोहदा की लाशें इस वक्त एक हफ्ते से बलूचिस्तान में सड़क पे पड़ी हुई हैं वो ज्यादा तौहीन हुई है लाशों की? मुझे बताएं ना, शोहदा की बड़ी तौहीन कहां पे हुई? फजलुर रहमान के एक जुमले ने शोहदा की ज्यादा तौहीन की है, या 30 लाशें जो कोयटा में सड़कों पे रखी हुई हैं और वहां पे मुतासरीन बैठे हुए हैं पिछले एक हफ्ते से, वो लाशें दफनाई नहीं जा रही, शोहदा की ज्यादा तौहीन वहां पे हो रही है? पहाड़ पे लाशें पड़ी हुई थी, उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था, वो शोहदा की तौहीन नहीं हो रही थी कि शोहदा की लाशें पहाड़ पे पड़ी हुई हैं, उठाने कोई नहीं जा रहा। फिर लोगों ने किराया करके वहां से ट्रक और पिकअप्स ये हासिल की, मजदूरों को लेकर गए, वहां से लाशें उठाकर अपनी मदद आपके तहत लेकर आए। वो शोहदा की तौहीन नहीं थी? तो बलूचिस्तान के शोहदा के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जो लोग रोजाना प्राइम टाइम के अंदर कई कई प्रोग्राम कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के बारे में कि उन्होंने एक जुमला बोल दिया, वो लोग बलूचिस्तान में पड़ी हुई लाशों पे बात क्यों नहीं कर रहे? फजलुर रहमान को बाद में हीरो बना लेना भाई, वो जो कौम के हीरो जिनको दफन होना है उनकी पहले बात कर लो थोड़ी सी कि उनकी लाशें पड़ी हुई है सड़कों के ऊपर, उनके बारे में बात ही कोई नहीं करता और बात करने को तैयार भी कोई नहीं है। अब ये बीबीसी की खबर के मुताबिक बलूचिस्तान हरनाई से 4 सिक्योरिटी एहलकारों की मजीद लाशें बरामद हो गई। लगता है लाशें उठाएंगे हम बलूचिस्तान में, कितनी तकलीफ दे बात है। ये 4 सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनकी लाशें मजीद बरामद हो गई हैं और उनकी पहचान भी हो गई है। ये हरनाई का इलाका है, ये वही इलाका है, वहीं से करीब से ही मजीद लाशें बरामद हुई हैं। सीनियर एहलकार ने बताया कि चारों अफराद की लाशों को बरामदगी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी शनाख्त हो गई है। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि जुबैर अहमद और इनके दोस्त खलील अहमद को नामालूम अफराद ने 21 जून को कोयटा, जबकि रिटायर हवलदार मोहम्मद सादिक को 5 जुलाई को ज़ियारत और पुलिस के सिपाही फरीद अहमद को 5 या 6 जुलाई को जिला ज़ियारत के इलाके मांगी से अगवा किया था।
اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان افراد کو نامعلوم مسلح افراد نے چند روز قبل ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں ضلع کوئٹہ سے متصل ہرنائی کے علاقے شعبان میں پھینک دی تھیں اور یہیں پہ پولیس والوں کو بھی شہید کیا گیا تھا یہاں قریب ہی. اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ پہلے بھی پولیس والے مارے گئے ہیں, 4 لاشیں یہاں سے مزید مل گئی. یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے. یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب دل کرتا ہے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کر قتل کر دیتے ہیں. کون روکے گا ان دہشت گردوں کو؟ کیا لشکر روکیں گے؟ یا جو سمگلرز ہیں, یا جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, یا جو جرائم پیشہ افراد ہیں, ان کے جو لشکر بنائے جائیں گے وہ لشکر روکیں گے ان دہشت گردوں کو؟ وہ کل کو خود دہشت گردوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک نئی مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے گی. یہ مزید 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور ان کے اوپر BBC نے یہ پوری ایک خبر بھی لکھی. اور اس سے پہلے جو لوگ بازیاب ہوئے تھے نا, جن کو چھوڑ دیا تھا دہشت گردوں نے, وہ پیسے دے کر آئے تھے. ان کو بھی کوئی سیکیورٹی فورسز نہیں لے کر آئی تھی. کچھ لوگ پیسے دے کر آئے ہیں, کچھ لوگ گارنٹیز دے کر آئے ہیں کہ آئندہ ہم سیکیورٹی فورسز کے لیے کام نہیں کریں گے. یہ کیا چل رہا ہے بلوچستان میں؟ اور بات کرتے ہیں صرف خیبر پختونخوا کی. بلوچستان کی بات ہی کوئی نہیں کرتا, اس کے بارے میں زبان کوئی نہیں کھولتا. خبریں چلا دیتے ہیں کہ ہم کامیاب آپریشن کر رہے ہیں. تو یہ کس قسم کے کامیاب آپریشن ہے جن کے نتیجے میں ہمارے اپنے فورسز کے لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ناظرین, فواد چودھری صاحب نے تھوڑے دن پہلے ملاقات کی تھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر, اور انہوں نے ملاقات کی تھی کوٹ لکھپت جیل کے جو رہنما موجود ہیں وہاں پہ ان سے, اور باہر آ کر انہوں نے جو باتیں کی ان باتوں کی تردید کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے آ گئی. یہ جناب PTI رہنماؤں نے وکیل رانا مدثر عمر کے ذریعے کوٹ لکھپت جیل سے بیان جاری کیا. بیان میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فواد چودھری اور دیگر سے کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والی ملاقات کا جو تاثر دیا وہ درست نہیں ہے. فواد چودھری کا بیان مکمل حقائق کے منافی ہے. ہمیں اپنی پارٹی کی عادت پر مکمل اعتماد ہے اور پارٹی پالیسی کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی, محمود رشید, اعجاز چودھری سمیت دیگر نے بیان جاری کیا ہے کہ جو فواد چودھری نے کہا باہر آ کر ہم سے ملاقات کرنے کے بعد, وہ بات غلط ہے. اصل بات ہم بتاتے ہیں, ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کا کیا بنا؟ دیکھیں, وہ بھی تو مذاکرات کی بات چیت چل رہی تھی نا, کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس میں PTI کا ایک اجلاس ہوا, اس میں ایک اندرونی کہانی آئی ہے اور اس میں یہ پتا چلا ہے کہ جو بیک ڈور چینل رابطے یا مذاکرات یا کوئی بھی چیز اگر کلیم کی جا رہی تھی کہ ہو رہی ہے, تو PTI کی قیادت نے بتایا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہماری کسی سے کسی قسم کا کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا, ہماری کوئی بات چیت اس وقت نہیں چل رہی, اور احتجاجی حکمت عملی پہ اب غور کیا جائے گا. فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ لائے عمل سیاسی کمیٹی میں بھی زیر غور آئے گا, جبکہ 5 اگست کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا. دیکھیں, تو 5 اگست کا ایسا دن تھا کہ اس سے پہلے اگر یہ 1.5-2 مہینے تیاری کرتے تو 5 اگست سے ایک بڑی تحریک شروع کر سکتے تھے, کیونکہ اس دن عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں قید تنہائی میں جیل میں پڑے ہوئے. لیکن اور 3 سال سے لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں, ان کی تصویر نہیں آنے دی, ان کی آڈیو نہیں آنے دی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے کہ نہ لوگوں نے اس کو دیکھا, نہ لوگوں نے اس کو سنا, لیکن لوگ آج بھی بڑے پیمانے پر اپنے اسی لیڈر کو فالو کرتے ہیں. تو 5 اگست بھی انہوں نے گزار دی, اس کے بعد جو اگلا ٹرنیور وہ بھی یہ گزار دیں گے. ٹائم تو گزارنے میں ماسٹر ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیکن علیمہ خانم ایک جدوجہد کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد کہاں تک پہنچتی ہے. بہرحال اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.